हेलो बच्चों, आज हम इंटरमीडिएट 12th में जो है मैथमेटिक्स में से निश्चित समाकलन के अनुप्रयोग को शुरू करेंगे। चलिए देखिए, निश्चित समाकलन के सरल अनुप्रयोग स्टार्ट करते हैं। निश्चित समाकलन के सरल अनुप्रयोग। निश्चित समाकलन के सरल अनुप्रयोग। चलिए देखिए, इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, माना कोई वक्र है। पहला केस क्या है, माना कोई वक्र है y इक्वल टू एफ एक्स। क्या है, y इक्वल टू एफ एक्स। ठीक है, और इसका केस ये है कि ऐसे मान लो वक्र दिया गया है, ये है आपका वक्र। ठीक है, कुछ ऐसे दिया गया है, मान लो ये ऐसे। ठीक है, और इसमें लिमिट आपको दी गई है a टू b में। आपको क्या करना है, a टू b में इतने भाग का एरिया आपको क्या करना है, फाइंड करना है। ये वक्र है y इक्वल टू कितना, एफ एक्स। ठीक है, a टू b, ये आपको वक्र दिया गया है। आपको इस भाग का क्षेत्रफल क्या करना है, ज्ञात करना है। पूरा पूरा क्षेत्रफल आपको ज्ञात करना है, ये वाला। ठीक, देखो आपको जैसे आयत का पता होता है। आयत ये है लंबाई गुणे चौड़ाई, तो एक्स इंटू वाई होता है, वर्ग का भुजा स्क्वायर, ये सारी चीजें आपको पता होती है। ठीक है, लेकिन जब आप जो है यहाँ से आप इस तरीके वक्र का निकालते हैं, कर्व होता है कोई, तब उसका निकालना पड़ता है, तब आपको समस्या होती है। तो उस केस के लिए इंटीग्रेशन लगाया जाता है। जैसे इसको हम क्या करते हैं, छोटे से भाग को काट लेते हैं। ठीक है, इस वाले भाग को, छोटे से भाग को क्या करते हैं, काट लेते हैं। ठीक, अब देखो इस छोटे से भाग को मैंने एक्स एक्सिस काटा, dx कह लिया, ये पूरा y है ना। तो छोटे से भाग का अगर मैं एरिया निकालूंगा, इस छोटे से भाग का, ठीक है, इस छोटे से भाग का अगर मैं ये एरिया निकालूंगा तो क्या हो जाएगा, देखो ये हो जाएगा आपका। अगर देखो, अगर एक आयत मान सकते हैं इसको, और आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई। आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई। तो सीधे सीधे अगर मैं एरिया छोटे से भाग का निकालूंगा तो देखो ये हो जाएगा डी ए इक्वल टू लंबाई गुणे चौड़ाई। तो लंबाई कितना हो जाएगा y, और इंटू कितना हो जाएगा, चौड़ाई कितना, dx, ये हो जाएगा। और अगर पूरे भाग का निकालना चाहते हैं तो हम इंटीग्रेट कर देते हैं। क्या करते हैं, इंटीग्रेट, दोनों पक्षों को इंटीग्रेट करने पर तो ये हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ dA, और सीधे सीधे इंटीग्रेशन ऑफ y इंटू dx। अब जरा तो इंटीग्रेशन ये कहाँ से कहाँ करना, आपको a से b के बीच में एरिया फाइंड करना है। तो इस पूरे भाग को मैं छोटे छोटे भागों में क्या करता हूँ, जो काट लेता हूँ। काटता हूँ तो इसको जब इंटीग्रेट करते हैं सब आपस में जुड़ जाते हैं। तो ये हो जाएगा a टू b, और इंटीग्रेशन ऑफ dA का a हो जाएगा। तो इस तरीके से हो जाएगा a टू b आप y इंटू कितना, dx। ये फार्मूला यूज करेंगे। ठीक है, x अक्ष पर घिरे क्षेत्र के लिए। ठीक है, x अक्ष पर घिरे क्षेत्र के लिए ये फार्मूला, x अक्ष पर घिरे क्षेत्र के लिए, घिरे क्षेत्र के लिए क्षेत्रफल के लिए क्षेत्रफल, ये हो गया एक्स अक्ष के लिए। इसका सेकंड पार्ट है, अगर यही वक्र आपको इस तरह दिया गया हो वाई एक्सिस के अराउंड, मान लो आपको ये वक्र कुछ ऐसा दिया गया है। ठीक, और आप चाहते हैं कि इसको आप याद करें यहाँ से यहाँ तक, देखो वाई एक्सिस के अराउंड, y इक्वल टू ए से कहाँ तक, y इक्वल टू बी तक। ठीक, तो इसमें मैं यही काम करूंगा, यहाँ पर छोटा सा भाग काट लूंगा। अब ये y एक्सिस पर काटा गया है तो ये हो जाएगा आपका कितना, dy, और ये टोटल हो जाएगा x। इसको आयत मान लूंगा। तो इस तरीके से इफ फंक्शन आपका दिया गया x इक्वल टू कितना, एफ वाई, कितना दिया गया, एफ वाई, अगर, ठीक है, तो इसका एरिया क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ डी ए इक्वल टू, अब देखो इसकी लंबाई कितनी है x, और चौड़ाई कितनी है, dy है। और अब देखो अगर मैं इसे इंटीग्रेट करूंगा तो dA और बराबर x इंटू कितना, dy, x इंटू dy। तो यहाँ से इस तरीके से आप देखो तो ये लिमिट यहाँ भी आपको a से b तक निकालना है आपको, तो a से b हो गया। ठीक, और ये हो जाएगा a, इंटीग्रेशन a टू b x इंटू कितना, dy। ये y अक्ष पर घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल है। किसका है, y अक्ष पर घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल है। ठीक, ये था कॉन्सेप्ट आपका। ठीक, ये दोनों फिगर के आपके कॉन्सेप्ट थे, ये आपको ऐसे फार्मूले आपको निकालने हैं। ठीक है, अब बचता है आपका दो वक्रों द्वारा घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल, दो वक्रों द्वारा घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल। तो आप इसको नोट कर लीजिए, फिर आगे बताते हैं। ठीक है, स्क्रीनशॉट लेके नोट करिए। चलिए देखिए, दो वक्रों द्वारा घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल स्टार्ट करें।
देखिए इसमें ज्यादा कुछ रूल नहीं है, रूल सब इंटीग्रेशन वाले ही चलते हैं, जितने भी रूल है सारे रूल्स जो है इंटीग्रेशन के चलते हैं। पूरे रूल आपको जो इंटीग्रेशन में आपने फार्मूले पढ़े हैं उसी फार्मूले का यूज करेंगे। बस यहाँ पे आपको करना क्या है, बस उनके एप्लीकेशंस को यूज करना है। चलिए देखिए, दो वक्रों द्वारा, अगला टॉपिक है, दो वक्रों द्वारा घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल। ठीक, दो वक्रों द्वारा घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल। मान लिया एक वक्र दिया गया y इक्वल टू एफ एक्स, ठीक है, और एक दिया गया y इक्वल टू कितना जी एक्स। दो वक्र दिए गए, ठीक है। दोनों को मैंने ऐसे ड्रा कर लिया। देखो, मान लिया कि एक वक्र आपका कुछ ऐसे है, देखो परवलय का हम वक्र बना लेते हैं ऐसे। ये परवलय है। इस भाग का क्षेत्रफल आपको क्या करना है, ज्ञात करना है। मैंने मान लिया ये वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स है, ये है आपका एक्स स्क्वायर इक्वल टू एफ वाई, ऐसे लिख लो, एक्स स्क्वायर इक्वल टू एफ वाई। दोनों मैंने परवलय का समीकरण, ये परवलय एक है, ये परवलय दो है। तो वाई स्क्वायर एफ एक्स ये है आपका, वाई स्क्वायर एफ एक्स ये है। थोड़ा सा इसके लिए आपको परवलय का ज्ञान होना चाहिए, अभी वो भी हम रिपीट कर दे रहे हैं, ठीक है। परवलय, दीर्घवृत्त, वृत्त, ठीक है, इन सब चीज़ों की जानकारी आपको थोड़ी थोड़ी होनी चाहिए, जो 11th में आपको पढ़ाएंगे, 11th के नोट्स में लिखा होगा, ठीक है। सभी लोग 11th के नोट्स को ध्यान से पढ़ें, ठीक है। इसमें आपको सरल रेखा के गुण थोड़े बहुत आने चाहिए, ठीक है। सारे शंकु परिच्छेद में सब चीज़ें आनी चाहिए, तो हम उनको थोड़ा थोड़ा रिपीट कर दे रहे हैं, रिवाइज कर दे रहे हैं, उनको ध्यान से लिखिए, ठीक है। चलिए देखिए, पहले मैं सूत्र बता देता हूँ। दो वक्र, अब देखो इस भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करना है, तो मैं मान लेता हूँ कि ये कटान बिंदु है। ये कौन सा है, कटान बिंदु ए कामा बी। तो एक्स एक्सिस पर ये पॉइंट कितना होगा, ए कामा जीरो, और ये मूल बिंदु है, तो जीरो कामा कितना हो जाएगा, जीरो। आपको ये भाग ज्ञात करना है, ठीक है। तो देखो, आपको सबसे पहले इस वक्र द्वारा एक्स अक्ष पर घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल, इसको पहला वक्र कह लो, ये दूसरा वक्र है इसके हिसाब से, ठीक है। तो पहले एक्स अक्ष द्वारा घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल, ये यहाँ से यहाँ तक निकलेगा पूरा, ये वाला भाग, ये वाला भाग पूरा निकलेगा जब पहला पहला लगाएंगे। तो देखो एरिया हो जाएगा आपका इंटीग्रेशन जीरो से कहाँ तक, ए तक, जीरो से ए तक, ठीक है। कितना हो जाएगा, जीरो से ए। अब पहला वक्र कौन सा है, ऊपर वाला, ये y1 है ना। ये वाला वक्र कौन सा है, y1, ध्यान देना ये वाला। जब ये लगाएंगे y1 इंटू कितना dx, एक्स अक्ष के लिए यही यूज करते हैं, ठीक है, अभी मैंने बताया था, ठीक। अब देखो, जब वक्र है तो पूरा निकलेगा, और जब y2 लगाएंगे तो माइनस का जीरो से a लगाएंगे, और यहाँ पर लिखेंगे y2 इंटू डी एक्स, नेट एरिया निकल आएगा। देखो कैसे भाई, देखो जब मैं पहला वाला वक्र लगाऊंगा, वक्र एक, तो वक्र एक लगाऊंगा तो ये पूरा ज्ञात होगा ना, ये यहाँ से ये वाला भाग पूरा ऐसे, समझ में आएगा, नहीं है, पूरा भाग ज्ञात होगा। देखो ऐसे, देखो ये नीला वाला भाग, ये यहाँ से यहाँ तक पूरा ज्ञात होगा जब पहला वाला वक्र ये ज्ञात करेगा, ठीक है। इसको हम कहेंगे ए इक्वल टू एरिया ऑफ ये वाला पूरा, ये वाला भाग, ये पूरा एरिया निकलेगा, ठीक है। अब देखो, जब मैं y2 निकालूंगा तो ये नीचे वाला भाग निकलेगा, ये वाला, देखो y2 से जब निकालेंगे तो ये वाला भाग निकलेगा, नीचे वाला है भाई, ये यही यही तो है y2, ये वाला। तो एक्स अक्ष पर ये वाला भाग निकलेगा, ठीक। तो अगर मैं ऊपर वाले में से नीचे वाला घटा दूं तो बीच का बच जाएगा ना, ये काट दो, बिगाड़ दो, देखो ये देखो, समझ में आएगा नहीं है, ये बिगड़ गया, अब बीच वाला बच गया, यही एरिया आपसे पूछा गया, इसलिए ये फार्मूला। तो दो वक्रों द्वारा ऐसे ज्ञात करेंगे, समझ में आएगा नहीं है। तो दो वक्रों द्वारा घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल, पूरी इंटीग्रेशन में इन्हीं दोनों फार्मूलों का यूज होना है, साथ में कुछ शंकु परिच्छेद के यूज होने हैं। तो शंकु परिच्छेद में क्या है वो मैं थोड़ा थोड़ा बता देता हूँ आपको। शंकु परिच्छेद का सबसे पहला पार्ट होता है आपका वृत्त। शंकु परिच्छेद का जो सबसे पहला पार्ट होता है वो वृत्त होता है। चलिए देखते हैं, कुछ वृत्त के बारे में जान लेते हैं, ठीक है। चलिए देखिए, देखिए शंकु परिच्छेद का जो सबसे पहला पार्ट होता है वो वृत्त होता है, सर्किल, वृत्त। देखो वृत्त का क्या होता है, वृत्त का जो व्यापक समीकरण होता है, ये सब फर्स्ट ईयर में पढ़ा है, थोड़ा थोड़ा रिपीट करते हैं। व्यापक समीकरण, व्यापक समीकरण जो होता है वो ये होता है, x माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस के का होल स्क्वायर और बराबर क्या होता है आपका आर स्क्वायर। जहां केंद्र हो गया आपका, केंद्र हो गया आपका एच कामा के, और त्रिज्या हो गई आपके, बोलो आर, त्रिज्या कितनी हो गई आर, ठीक है। ये हो गया आपका व्यापक समीकरण। मानक रूप होता है जो मूल बिंदु से जिसका केंद्र मूल बिंदु पर हो, ये सब है, जिसका केंद्र कहां पर हो,
मूल बिंदु पर, ये हो जाएगा मूल बिंदु पर हो, वो क्या हो जाएगा, देखो यहाँ से ये हो जाएगा आपका मूल बिंदु वाला एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर कितना आर स्क्वायर, देखो यहाँ एच कामा के बराबर 0। ठीक, ये हो गया आपका वृत्त का समीकरण। वृत्त के बारे में ये सब चीजें होंगी। ठीक है, मूल बिंदु वाला वृत्त ऐसे बनेगा, जो मूल बिंदु से, जिसका केंद्र कहाँ पर होगा, मूल बिंदु से। ठीक है, तो ये ऐसे बन जाएगा चारों ओर, ये हो गया। ठीक, अब देखो आर, ये त्रिज्या हो गई आपकी, यहाँ से यहाँ तक की दूरी हो गई आर, तो ये हो जाएगा आर कामा 0। ठीक है, इधर क्या हो जाएगा माइनस आर कामा 0। ठीक है, वृत्त सब जगह बराबर होता है, त्रिज्या सब जगह क्या होगी, बराबर होगी। तो ये हो गया आपका व्यापक समीकरण, वृत्त के बारे में हो गया। ठीक है, व्यापक समीकरण और भी एक तरीके से लिख सकते हैं। इसका व्यापक समीकरण एक और होता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस का c बराबर क्या होता है 0। ठीक है, इसके लिए आपका केंद्र क्या हो जाएगा, इस अगर ये इस टाइप का समीकरण दिया गया है तो केंद्र होता है आपका माइनस जी कामा माइनस का एफ। ठीक है, ये वृत्त का केंद्र होता है आपका। त्रिज्या इस केस में क्या हो जाएगा, आर इक्वल टू अंडर रूट जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी होती है, ये त्रिज्या होती है आपकी। ये वृत्त के बारे में इतनी बातें थी। ठीक है, जो आप इस शंकु परिच्छेद में यूज कर सकते हैं। ठीक है, जो शंकु परिच्छेद में इस तरह से यूज कर सकते हैं। ठीक है, हम आगे बढ़ते हैं। देखिए, ठीक, वृत्त के अलावा स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसको नोट कर लीजिएगा सभी लोग। ठीक है, थोड़ा थोड़ा रिवीजन करा देना बेगा। चलिए देखिए, वृत्त हो गया, और वृत्त के बाद परवलय होता है आपका। वृत्त के बाद क्या होता है, परवलय। चलिए देखते हैं परवलय के बारे में। स्टार्ट करते हैं परवलय। देखिए परवलय, पैराबोला कहते हैं इसको। परवलय के 4 रूप होते हैं। सबसे पहला वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax होता है। क्या होता है, वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax, जिसका चित्र बनता है कुछ ऐसा। ये देखो, ये सबसे पहले। ठीक, इसकी नाभि होती है यहाँ पे, ए कामा कितनी होती है 0। ठीक, यहीं पे नियता होती है पीछे, एक्स बराबर माइनस ए होती है नियता। क्या होती है, इसको कहते हैं हम नियता, ये सब याद होना चाहिए। ठीक, ये होती है नाभि, इस पर कोई ये चर बिंदु होता है, इसको कहते हैं पी एक्स कामा वाई। ठीक, ये होता है नियता आपकी। ठीक है, समझ में आया कि नहीं है, ये नियता है आपके पास। ये परवलय का पहला रूप है, सबसे पहला रूप है। ठीक, जिसका शीर्ष है आपका, देखो शीर्ष होता है इसका ए कामा 0। शीर्ष जो है वो कितना होता है 0 कामा 0, इसको ए से रिप्रेजेंट किया जाता है। और शीर्ष हो गया, नाभि होती है इसकी प्लस ए कामा 0। ठीक है, नियता जो होती है वो है थी एक्स बराबर माइनस ए, नियता एक्स बराबर कितनी माइनस ए। ये सब चीजें होंगी, पहला रूप है ये परवलय का, सबसे पहला रूप। अब देखो परवलय के दूसरे रूप के बारे में बात करते हैं। परवलय का दूसरा रूप है वाई स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस का 4ax। ठीक है, चलिए देखिए दूसरा रूप ऐसे बनेगा आपका, ये आपका हो गया वाई स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 4ax, यहाँ पे ना भी होगी एस इज इक्वल टू माइनस ए कामा 0, यहाँ से इस पर ऐसे चर बिंदु होगा कोई पी एक्स कामा वाई, जितनी दूरी पर ये शीर्ष है आपका 0 कामा 0, यहाँ से ये नियता हो गई आपकी, और इसकी नियता होगी एक्स बराबर प्लस का ए, एक्स एक्स की धनात्मक दिशा में है ना। ठीक है, ये हो गया प्लस का ए, मतलब यहाँ पर देखो शीर्ष इसका, इस केस में शीर्ष हो जाएगा आपका ए कामा नहीं 0 कामा 0, ना भी है एस माइनस ए कामा 0, और जो नियता का समीकरण है, नियता जो होगा वो हो जाएगी आपकी एक्स बराबर प्लस का ए। ठीक, ये तीन चीजें, दो रूप हो गए, परवलय के 2 रूप हो गए। ठीक है, इसकी एक्सिस है एक्स एक्सिस, इसकी एक्सिस क्या है, देखो अक्ष है इसकी, अक्ष है धन प्लस का एक्स एक्सिस है, और इसकी अक्ष कितनी है, अक्ष है माइनस का एक्स एक्सिस। मतलब परवलय किस अक्ष के अनुदिश बना, देखो ये आपकी प्लस एक्स है, ये एक्स डैश है। ठीक है, ये वाई है, ये क्या है वाई डैश, तो ये निगेटिव साइड में बना, ये पॉजिटिव साइड में बना। ठीक है, समझ में आया कि नहीं है, ये हो गया आपका परवलय। क्लियर है, 2 टाइप के परवलय हो गए, अभी 2 परवलय और बचे, उनको देखिए। ठीक है, स्टार्ट करें आगे। देखिए चलिए, परवलय का तीसरा और चौथा रूप देखिए, परवलय का तीसरा और चौथा रूप देख लेते हैं। देखिए, अब परवलय का तीसरा रूप जो है वो ऐसा है। ठीक है,
एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay। इसका मतलब जो परवलय बनेगा वो उसका अक्ष कौन सा होगा, वाई अक्ष। चलिए देखिए, ये परवलय बना लिया, परवलय इसका हो गया वाई अक्ष। देखो ये वाई अक्ष है आपकी, वाई पॉजिटिव, ठीक, ये वाई डैश है, ये एक्स है, ये एक्स डैश है। अब देखो यहाँ पर मैंने मान लिया P है कोई चर बिंदु x कामा y, ये कोऑर्डिनेट हो गया एस, शीर्ष ना भी हो गई इसकी 0 कामा b। इसको क्या कर लिया मैंने, 0 कामा ऐप मिला दिया, ये इसकी हो गई नियता। देखो y की ऋणात्मक दिशा में है तो ये हो जाएगा y बराबर माइनस का b। क्या हो जाएगा, y बराबर माइनस का b। ठीक है, ये हो गया। तो देखो इस केस में जो आपका ना भी होगी या शीर्ष होगा वो कहाँ होगा, देखो शीर्ष ए जो है वो 0 कामा 0 पर ही है, यहीं पे है। ठीक, अब देखो नाभि जो है वो कहाँ चली गई, नाभि जो है एस वो 0 कामा कहाँ हो गई, बी पर। नियता जो है वो क्या हो गया आपका, एक्स वाई बराबर माइनस बी हो गया। ठीक, और अक्ष जो है वो क्या है आपके पास, वाई का धन अक्ष प्लस वाई अक्ष। क्या हो गया आपका, प्लस वाई अक्ष। क्लियर हुआ परवलय। अब परवलय के बाद दूसरा है चौथा रूप है परवलय का, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस का 4ay। ठीक, इसका चित्र कुछ ऐसे बनेगा। देखो निगेटिव वाई एक्सिस मतलब परवलय इस तरफ को घूमेगा निगेटिव वाई एक्सिस के अलावा। ठीक, तो इसका मतलब यहाँ कहीं इसका ना भी है, ना भी है 0 कामा माइनस बी। यहाँ पर है आपका कोई चर बिंदु पी एक्स कामा वाई। इसको मिला दो, ये हो गया इसका नेता का समीकरण, y बराबर प्लस का b, यहाँ पर था y बराबर माइनस का b। ठीक, तो सेम वही कहानी, शीर्ष a क्या हो जाएगा आपका 0 कामा 0, ना भी s माइनस a कामा 0। s जो है वो क्या है आपके पास, नहीं सॉरी s जो है वो 0 कामा माइनस b है। ना भी के बाद क्या हो जाएगा, नियता, नियता हो जाएगी आपकी y बराबर कितना, प्लस का b, नियता हो गया आपका। ठीक, y हो गई आपकी प्लस का b, ये आपने नियता ज्ञात कर रखी है। और अक्ष जो है इसकी वो कितनी हो जाएगी, अक्ष आपकी निगेटिव का y एक्सिस है, नहीं हाँ प्लस का y एक्सिस है। यहाँ पर निगेटिव y एक्सिस था, यहाँ पर एक मिनट, यहाँ पर निगेटिव y एक्सिस है, नहीं y एक्सिस प्लस का है, यहाँ पर y एक्सिस निगेटिव का है। ये देखो निगेटिव साइड है, ये y पॉजिटिव है, ये y डैश है, निगेटिव साइड है। इस तरीके से हो गया आपका परवलय। ठीक है, परवलय के स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसको बना दीजिएगा, सही कर लीजिए। चलिए परवलय के बाद अब आते हैं दीर्घवृत्त पर। चलिए चलिए अब आते हैं दीर्घवृत्त, शुरू करें। देखिए दीर्घवृत्त स्टार्ट करते हैं। ठीक, दीर्घवृत्त ये हो गया आपका। अब दीर्घवृत्त की बात करूंगा तो देखो दीर्घवृत्त का व्यापक समीकरण होता है एक्स स्क्वायर बटे ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बटे बी स्क्वायर बराबर कितना, एक। दीर्घवृत्त बनता कैसे है, चित्र पे विशेष ध्यान, क्योंकि इसमें जिसका चित्र बन गया इस चैप्टर में उसी के सवाल सबसे अच्छे लगेंगे। ये हो गया आपका दीर्घवृत्त कुछ इलिप्स अंडाकार। ठीक है, ये इसका हो गया शीर्ष 0 कामा 0। ठीक है, मतलब इसका केंद्र जो है वो कहाँ पर है, 0 कामा 0 पर है। अब देखो एक्स स्क्वायर बटे स्क्वायर मतलब ये हो गया a कामा 0। ठीक, तो ये वाला हो गया माइनस a कामा 0, ये हो गया 0 कामा b, और ये कितना हो जाएगा 0 कामा माइनस b। ठीक है, ये हो गया आपका, क्लियर है। देखिए चलिए ये हो गया आपका दीर्घवृत्त यहाँ तक। ठीक है, क्लियर है, ये आपका दीर्घवृत्त चल रहा है। अब देखिए ये हो गया इसका, अब देखो ये हो गया a कामा 0, ये कहलाती है आपकी अनुप्रस्थ अक्ष। क्या कहलाती है इसको, इसको कहते हैं अनुप्रस्थ अक्ष, अनुप्रस्थ अक्ष। ठीक, ये कहलाती है आपकी लघु अक्ष। क्या कहलाती है, लघु अक्ष। ठीक, ये हो गई आपकी। अब सर देखिए, ठीक है, तो यहाँ से आप इतना पार्ट ये कंप्लीट करेंगे। और देखो इसमें एक रिलेशन होता है डी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर ब्रैकेट में 1 माइनस कितना ई स्क्वायर, ये एक रिलेशन होता है। जहाँ ई जो है, जहाँ ई उत्केंद्रता है, क्या है, उत्केंद्रता। ठीक है, उत्केंद्रता क्या होती है, उत्केंद्रता क्या होती है, किसी भी वृत्त के चपटापन, वृत्त का जो चपटापन होता है, मतलब ये दीर्घवृत्त जो चपटा हुआ है ऐसे ऐसे जो चपटा हुआ है इसी को कहते हैं उत्केंद्रता। ठीक है, जो ये चपटा हुआ है ये वाला उसी को कहते हैं उत्केंद्रता।
देखो उसकी उत्कीर्णता वृत्त की एक होती है, वृत्त की क्या होती है, एक, इसलिए वो पूरा गोल होता है, लेकिन इसकी उत्कीर्णता कम ज्यादा होती है, इसलिए ये जो है ऐसे होता है। ठीक है, थोड़ा चपटा वो होता है। तो इसेंट्रिसिटी, ई जो है वो होती है इसेंट्रिसिटी, उसको हम कहते हैं कि यह कितना चपटा है। इसेंट्रिसिटी हमें बताती है कि ये सर्किल जो है, ये वृत्त जो है वो कितना चपटा हुआ है। जो ये चिपटा हो जाता है तो दीर्घवृत्त कहलाता है आपका। ठीक है, तो इस केस में इतनी सारी ये बातें होती है। दीर्घवृत्त का समीकरण हो गया। ठीक है, एक होता है अतिपरवलय। क्या होता है अतिपरवलय, देखो अतिपरवलय। हाँ, दीर्घवृत्त में कुछ बातें हैं उनको जान लो पहले। ठीक है, दीर्घवृत्त की नाभियां, दो नाभियां होती है इसमें। इसकी नाभियां आप फर्स्ट ईयर की बुक उठाइए, उसमें देख लीजिए प्लस माइनस का ए ई कामा जीरो। ठीक है, यहाँ पर नाभ होती एस और यहाँ पर कहलाती एस डैश। इसको कहते हैं ए ई कामा जीरो, इसको कहते हैं प्लस माइनस ए ई कामा जीरो। ठीक है, ये हो गया आपका। ये हो गया आपका। अब देखो उसके बाद नाभियां होंगी। हाँ, अब आ जाते हैं नाभियों के बाद मैं आ जाता हूँ अति पारवलय के समीकरण पे। किस पर आ जाता हूँ, अति पारवलय का समीकरण। ठीक, अब देखिए अति पारवलय का समीकरण क्या होता है, सेम होता है एक्स स्क्वायर बटे ए स्क्वायर, साइन चेंज होता है, वाई स्क्वायर बटे बी स्क्वायर बराबर कितना, एक। ठीक, इसका चित्र कैसे बनेगा, ये देखो ऐसा कुछ चित्र होगा। ठीक है, ये हो गया आपका एक्स स्क्वायर बटे, अगर चित्र बनाना है तो देखो इसका चित्र कुछ ऐसा बनता है। ठीक, ये ठीक है, ये होता है आपका ऐसे, ऐसा कुछ अतिपरवलय चलता है। हालांकि आपको अनुप्रयोग में अतिपरवलय के सवाल नहीं मिलेंगे, आपको सिर्फ दीर्घवृत्त के सवाल मिलेंगे। ठीक है, मैं बता दिया हूँ इक्वेशन, पहचान लीजिए, लेकिन आपको अतिपरवलय के सवाल इसमें नहीं मिलेंगे, सिर्फ आपको कहाँ तक मिलेंगे, दीर्घवृत्त तक। क्लियर है, तो देखिए आपको यहाँ तक मैंने बताया कि ये दीर्घवृत्त होता है, दीर्घवृत्त के समीकरण, उत्कीर्णता वगैरह सब चीजें मैंने आपको बता रखी हैं। थोड़ी बहुत चीजें हैं, आप 11th की बुक खोलिए, 11th की बुक में एक टेबल बनी हुई है उनके दीर्घवृत्त वगैरह के बारे में, उसमें वहां से थोड़ा सा देख लीजिए। ठीक है, तो अब हम एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। ठीक है, जो एक्सरसाइज है उसमें कुछ स्टार्ट करेंगे। देखिए कैसे, जैसे पहला सवाल है मान लीजिए। ठीक, चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए एक्सरसाइज है आपका पहला, एक्सरसाइज का पहला सवाल है 17.1। ठीक है, एक्सरसाइज का 17.1 स्टार्ट करें। देखो पहला ही सवाल दिया गया आपको 17.1 पे, y इक्वल टू ई की पावर x बराबर 0 से a तक। ठीक है, इक्वेशन को वक्र दिया गया है y इक्वल टू ई की पावर x। ठीक है, x बराबर 0 से a तक, 0 से कहाँ तक, a तक। ठीक है, तो देखो अब सिंपल से एरिया भी हमने फार्मूला पढ़ा है, एक्स एक्सिस के अलॉन्ग चाहिए। देखो कोऑर्डिनेट एक्स पे दिया गया है ना, तो इसका मतलब एक्स एक्सिस के अलॉन्ग चाहिए, तो 0 से a, 0 से कितना a, और ये हो जाएगा आपका y इंटू कितना dx। देखो एक्स अक्ष पर घिरे क्षेत्र के क्षेत्रफल का फार्मूला शुरुआत में ही बताया गया। पहला सवाल है 17.1 एक्सरसाइज का, 17.1। ठीक, अब देखो y का मान यहाँ पे रख लीजिए, y का मान रखेंगे तो कितना हो जाएगा, a इज इक्वल टू लिमिट 0 से a और e की पावर x इंटू डी एक्स। ई की पावर x का इंटीग्रेशन क्या होता है, e की पावर x इंटू डी एक्स। क्या हो जाएगा आपका, e की पावर x इंटू डी एक्स। ठीक, यहाँ से आप देखिए e की पावर x इंटू डी एक्स, तो ये हो जाएगा आपका, हाँ ये e की पावर x, इसका इंटीग्रेशन हो गया, लिमिट लग जाएगी 0 से कहाँ तक, a तक, तो एरिया हो जाएगा अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, e की पावर a माइनस e की पावर 0, सीधे सीधे e की पावर a माइनस 1 वर्ग इकाई। ये इस पहले सवाल का आंसर है। क्लियर है। ठीक, 17.1 का ये पहला सवाल है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए सभी लोग। हो गया, चलिए सवाल नंबर 2 पे देखिए। ठीक है, 2 नंबर सवाल है y इक्वल टू एम एक्स, वाई इक्वल टू एम एक्स, एक्स अक्ष तथा कोटि x बराबर 3 के बीच घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल। देखो दूसरा नंबर सवाल है सरल रेखा का समीकरण दिया y इक्वल टू एम एक्स। ठीक है, x अक्ष, x बराबर कितना दिया गया है, x अक्ष तथा x बराबर किस पर, 3 पर, x बराबर कितना 3। देखो चित्र बना लो पहले। देखो y इक्वल टू एम एक्स एक सीधी सरल रेखा का समीकरण है। ठीक है, जो मूल बिंदु से जाती है, ये निकल गई, ये y इक्वल टू एम एक्स इक्वेशन है। ठीक, x बराबर 3 कितना है, x बराबर 3, तो x बराबर 3 यहाँ कहीं है, तो ये हो जाएगा 3 कामा 0, 3 कामा 0, ये आपको ज्ञात करना है। ये मूल बिंदु से जा रही है तो 0 कामा 0। चलिए देखिए। ठीक है, आप कैसे ज्ञात करेंगे, देखो
एरिया का फार्मूला हो जाएगा लिमिट 0 से कितना 3, लिमिट कितना है 0 से 3, रेखा का समीकरण y इंटू कितना dx, मान लो सबका 0 से 3 mx इंटू dx, ठीक। m कांस्टेंट है, बाहर कर लो, 0 से 3 x इंटू कितना dx, सॉल्व करेंगे m ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर बाई 2, लिमिट 0 से कितना 3, m/2 बाहर आ गया, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो 3 की घात में 2 माइनस 0 की घात में 2, 3 तरह की 9/2, 9/2 m, ठीक है। कितना आ जाएगा आपका 9/2 m वर्ग इकाई, ठीक। ये हो गया आपका सवाल नंबर 2, क्लियर है, ठीक। आगे बढ़िए, सवाल नंबर 2 के बाद 3 हटा दें, इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए सवाल नंबर 3 लिखा है y इक्वल टू 5 प्लस एक्स स्क्वायर बटे 10, क्या लिखा है इक्वेशन, सवाल नंबर 3 है। y इक्वल टू क्या लिखा है आपके पास 5 प्लस एक्स स्क्वायर बटे 10, 5 प्लस एक्स स्क्वायर बटे 10, ठीक है। x बराबर 2 से x बराबर 10, x बराबर 2 से 10, x अक्ष पर ज्ञात करना है। तो देखो आपको सीधे सीधे x अक्ष के लिए कहा गया था a बराबर लिमिट, देखो x अक्ष के लिए सूत्र क्या लिखा है 0 2 से 10 निकालना है, तो 2 से 10 और सीधे से y इंटू डी एक्स, वाई का मान ये रख दो यहाँ पे, ठीक है। सीधे से तो ये हो जाएगा कितना 2 से 4, y का मान क्या हो जाएगा 5 प्लस एक्स स्क्वायर बटे 10 इंटू कितना डी एक्स। अगर इंटीग्रेट करेंगे तो देखो 5 ये हो जाएगा 2 से 4 और 5 इंटू डी एक्स हो जाएगा प्लस 1/10 हो जाएगा, 2 से 4, 2 से 4 नहीं 2 से 10 है, सॉरी 2 से 10, 2 से 10, 2 से 10 और 1/10 बाहर एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स, ठीक। 5 को बाहर करेंगे, इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स का एक्स, 2 से कितना 10 प्लस 1/10 एक्स क्यूब बटे कितना 3, 2 से 10, देखो 5 अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट प्लस 1/30, अपर लिमिट माइनस 1/30, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो 10 का क्यूब माइनस अपर लिमिट भाई 1/3 बाहर हो गया, तो अपर लिमिट 10 का क्यूब माइनस कितना हो जाएगा आपका लोअर लिमिट 2 का क्यूब, ठीक। और यहाँ पर 10 माइनस 2 पर, तो 5 और गुणे कितना हो जाएगा 8 प्लस ये हो जाएगा 1/30, 10 दहम्मा 100 दहम्मा 1000, 10 के घात में 3, और माइनस का 2 चौके 8, सॉल्व करेंगे 8 पंचे 40, तो एरिया हो जाएगा आपका ये 40, 8 पंचे 40 और बटे में 100 में से, तो ये हो जाएगा 992 प्लस का 992 बटे में कितना 30, तो इस तरीके से मैं इसको हल करूंगा तो 2 15 हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 चौके 8 बचा 18, 2 9 18, 2 6 12, ठीक है। 3 कम 3, 3 6 18 नहीं कटेगा, ठीक है। तो बस 15 चौको 60, 600 और प्लस 496 बटे में कितना 15, ठीक है। 600 प्लस 496 है बटे में 15, अगर मैं इसको हल करूंगा तो 1000 क्या आ जाएगा, देखो 6 4 10 1096 बटे में कितना 15, तो ए बराबर सीधे सीधे आंसर मिल जाएगा आपका 73 सही 1/15 वर्ग इकाई। समझ में आया कि नहीं आया, ठीक है। तो ये था एरिया निकालने का ये तरीका, ठीक है। तो अब आप इस लेक्चर में 3 नंबर तक के सवालों को लगाइए, कुछ इसके एग्जांपल्स में उनको लगाइए, ठीक है। अगले लेक्चर में अब आगे के सवालों को बताया जाएगा, ओके।